दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी स्टॉक चैनल में। आज मैं लेकर आ गया हूँ रीचर का नेक्स्ट एपिसोड, और अगर आपने पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। पहले जाकर उनको देखें, तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। सिक्स्थ एपिसोड में हम देखते हैं जब रिचर और बैग जूलियस मैकेब के अड्डे पर जाते हैं तो वहां पर क्वीन आता है, जो कि फिलहाल जूलियस मैकेब के नाम से ही जी रहा था। उसको देखकर रिचर अपनी गन तैयार कर लेता है, लेकिन जूलियस रिचर को पहचानता ही नहीं, बल्कि वो तो बैग को डांटता है कि कौन बेवकूफ बिना जांच पड़ताल किए अपने घर की सफाई के लिए एटीएफ एजेंट को हायर करता है। तुम तो बहुत ही बेवकूफ निकले। फिर बैग कहता है, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, इसलिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। जूलियस कहता है, तुम कमजोर आदमी हो, एक दिन तुम सबको मरवाओगे। दिल तो चाहता है कि मैं तुम्हें अभी की अभी ठोक दूं, लेकिन बायर्स तुम्हें जानते हैं और वो तुमसे ही सौदा करना चाहते हैं। तभी वहां पर जूलियस का एक आदमी आता है, जो कि अपने साथ एक ड्रेस लेकर आया था। उसको देखकर सुसैन समझ जाती है कि जरूर ये ड्रेस ट्रेसा के लिए ही मंगवाई होगी। फिर वो ड्रेस के ऊपर से टेलर का नाम पढ़ लेती है। तभी जूलियस कहता है, बैग तुमने एक काम तो अच्छा किया, जो इस पहलवान को हायर कर लिया। इसी ने बिल्लू नशेड़ी को मारा और उसका लैपटॉप भी लेकर आया। तुम्हारा नाम क्या है पहलवान? फिर रिचर अपनी गन वापस रख लेता है और कहता है, जैक रिचर। इसका मतलब ये था कि जूलियस को सच में एमनेसिया है, यानी इसको पिछली कोई बात याद नहीं थी। तभी जब वो आदमी ड्रेस लेकर वहां से गुजरता है तो जूलियस कहता है, क्या तुम देखना चाहोगे ये ड्रेस किसके लिए मंगवाई है? चलो छोड़ो, वो यहाँ नहीं है। उसको भी इसी बेवकूफ ने हायर किया था। फिर उसने कुछ ऐसा सुन लिया जो उसको नहीं सुनना चाहिए था। मैं तो कब का उसे मार देता, लेकिन उसके लाल बालों ने उसको बचा लिया, क्योंकि हमारे एक क्लाइंट को लाल बालों वाली पसंद है। अब ये बात सुसैन को भी पता चल जाती है कि ये डील में टेरेसा को भी साथ में ही बेचने वाले हैं। तभी वहां पर रशियन माफिया आ जाता है। फिर जूलियस रिचर को समझाता है कि मेरे पीछे रहना और खौफ का माहौल बनाए रखना। सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनो, जब तक मैं ना कहूं बंदूक मत निकालना। फिर वो सब लोग बाहर चले जाते हैं। तभी जूलियस का एक आदमी नोटों से भरा हुआ बैग लेकर माफिया की डिग्गी में रख देता है। फिर जूलियस माफिया को कहता है कि मैं पूरे पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया, बैग में सिर्फ इंटरेस्ट है। फिर रशियन माफिया कहता है, हमारी ये डील नहीं हुई थी। फिर जूलियस कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। आप फिक्र मत करो, आपको पैसा मिल जाएगा। फिर माफिया कहता है, फिक्र करने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जूलियस रिचर को कहता है, इस बेवकूफ को लेकर यहाँ से चले जाओ। फिर वो बबलू छिछोरा को कहता है कि माफिया ऐसी गलती दोबारा बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए आर्लिंगटन में मेरे आदमियों के साथ कॉन्टेक्ट करो। जो भी मेरे बारे में जानकारी जुटा रहा है उन सब का पता लगाओ। तभी रास्ते में रिचर बैग से पूछता है कि वो आदमी कौन था। बैग बताता है कि जब जूलियस यहाँ पर आया तो उसको पैसों की जरूरत थी। फिर उसने बैंक के पास ना जाकर रशियन माफिया से पैसे उधार लिए। फिर रिचर कहता है, आप भी कोई दूध के धुले नहीं हो, आप भी हथियारों का गैर कानूनी धंधा किया करते थे। बस आपका धंधा आपसे बड़े स्मगलर ने हथिया लिया। रिचर्ड के साथ जो कुछ भी हुआ आपकी ही वजह से हुआ, इसलिए उसको सच्चाई जानने का हक है। फिर बैग बताता है कि मैं सिर्फ उसका सामान डिलीवर करता हूँ ताकि मैं और मेरा बेटा जिंदा रहें। और रही बात रशियन माफिया की, अगर जूलियस ने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो एक झटके में जूलियस को मरवा देगा, और अगर जूलियस ने उसको मरवाना चाहा तो रशियंस की पूरी गैंग एक दिन में उसका तख्ता पलट कर रख देगी। फिर रिचर पूछता है कि अब तक वो अपना कर्ज टाइम पर क्यों नहीं चुका पाया। बैग बताता है कि रेड सी में तूफान के चलते वो अपनी शिपमेंट समय पर नहीं पहुंचा पाया, जिसके कारण बायर्स नाराज हो गए। उसने बड़ी ही मुश्किल से कुछ बायर्स को संभाला हुआ है, इसीलिए अब वो थोड़ा घबराया हुआ है और हम पर गुस्सा है। रिचर कहता है, हम पर नहीं, आप पर। मुझे तो वो पसंद करता है। दूसरी तरफ जूलियस अपने घर जा रहा था। फिर सुसैन कहती है, चलो हम भी इसका पीछा करते हैं, लेकिन बिल उसको रोक देता है और कहता है कि हम सिर्फ दो हैं और उसके पास पूरी फौज। फिर वो दोनों उस टेलर के पास जाते हैं जहाँ से वो ड्रेस बनवा कर लाए थे। फिर सुसैन पूछती है कि आज सुबह यहाँ से एक ग्रीन ड्रेस बनकर गई थी, उसके बारे में कुछ बता सकते हो? टेलर कहता है, वो ड्रेस स्पेशल लाल बालों वाली लड़की के लिए बनवाई गई थी। वो लड़की यहाँ नहीं आ सकती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे सिर्फ उसका माप बताया था और कहा कि ऐसी ड्रेस बना कर दो जो लाल बालों वाली लड़की को सूट करे। फिर सुसैन कहती है कि आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर तो होगा। फिर टेलर कहता है, उन्होंने मुझे एक नंबर दिया तो था और कहा कि काम खत्म होने के बाद उस पर फोन कर देना, लेकिन वो पहले ही आकर ड्रेस ले गए। दूसरी तरफ रिचर और बैग घर पहुंच जाते हैं। कार पार्क करने के बाद रिचर देखता है कि रिचर्ड बीच की तरफ जा रहा है। फिर वो अपने फोन में मैसेज करके सुसैन को मार्केट में मिलने के लिए बुलाता है और उसके बाद वो सीधा रिचर्ड के पास पहुंच जाता है। रिचर्ड पूछता है, क्या सोच रहे हो बच्चे?
फिर रिचर्ड कहता है कि एक दिन यहाँ मेरे पापा के द्वारा फेंकी गई लाशों में एक लाश मेरी भी होगी। फिर रिचर्ड कहता है कि इसमें तुम्हारे पापा का कोई कसूर नहीं, जो कुछ भी कर रहा है वो जूलियस ही कर रहा है। चलो तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है, क्यों ना हम शहर चलकर उनकी गन को ठीक करवा लाएं, जो उस दिन तुम्हारे स्कूल वाले दोस्तों ने तोड़ दी थी। फिर मार्केट जाकर वो रिचर्ड को कहता है तुम जाकर गन ठीक करवाओ, मैं कॉफी पीकर अभी आता हूँ। फिर वो पतली गली में सुसैन से मिलने के लिए जाता है और उसको उसका बैच वापस लौटाता है। सुसैन बताती है कि क्वीन ने जहाँ से ड्रेस बनवाई थी हमने उस जगह पर जाकर पता किया तो हमें एक फोन नंबर मिला, लेकिन वो फोन नंबर अनट्रेसेबल है, लेकिन मैं उस नंबर की लॉग डिटेल निकलवा कर रहूंगी। फिर रिचर्ड सुसैन को वो सारी बात बताता है जो उसको बैक ने बताई थी। फिर सुसैन कहती है कि तुम तब तक क्वीन को मत मारना जब तक टेरेसा का पता ना चल जाए। रिचर्ड कहता है अगर मैं मारना चाहता तो सुबह ही मार देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। फिर सुसैन उसकी बात पूरी सुने बिना अचानक से उसको चूम लेती है। फिर वो रिचर्ड पर ही गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ये मैंने क्या किया, आगे से ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। रिचर्ड कहता है ठीक है, लेकिन ये सब तुमने किया है, मैंने नहीं। इतने में वहाँ पर विल भी आ जाता है। उसको देखकर रिचर्ड कहता है तुम इसको साथ क्यों लेकर आई, मैंने कहा था तुम सिर्फ अकेली आना। इतने में वहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है और कहता है कि ये तो वही पुलिस वाला है ना जिसको तुमने मार दिया था। रिचर्ड कहता है हो गई प्रॉब्लम। फिर घर वापस जाते समय रिचर्ड से बहुत सारे सवाल जवाब करता है। उसकी बकबक सुनकर रिचर्ड का दिमाग घूम जाता है और वो अपनी कार रोककर गुस्से में कार से बाहर निकलता है और रिचर्ड को कार से बाहर खींचकर समझाता है कि ये सब तुम्हारे पापा के ऑर्गेनाइजेशन में घुसने का तरीका था। मैं एक लड़की को ढूंढने के लिए तुम्हारे घर में आया था और तुम्हारे घर के तहखाने में मुझे उसकी ईयररिंग मिली। फिर रिचर्ड कहता है कि मुझे लगता है इसके पीछे जूलियस का ही हाथ होगा। फिर रिचर्ड कहता है अगर वो जूलियस का काम हुआ तो मैं मार दूंगा उसे। उसने तुम दोनों बाप बेटा को अपने अंगूठे के नीचे दबा रखा है। बस मैं ही हूँ जो तुमको आजाद करवा सकता हूँ। बस तुम्हें मेरा राज रखना होगा, वरना वैसे भी तुम जैसे लूजर बच्चे मुझे ज्यादा पसंद नहीं। फिर जब वो दोनों अपने घर जाते हैं तो बैक अपने बेटे को टैक्सीडो देता है और कहता है पार्टी का थीम ब्लैक टाई है और कुछ नहीं चलेगा। फिर वो अपने बेटे का लटका हुआ चेहरा देखकर पूछता है तुम सैड क्यों हो, क्या शहर में कुछ हुआ है। फिर रिचर्ड मौका संभालते हुए कहता है कि आज फिर से मुझे उन्हीं बच्चों ने परेशान किया, लेकिन उन्हें संभालने के लिए रिचर्ड था। फिर जब वो दोनों जाने लगते हैं तो बैक रिचर्ड को कहता है कि तुम रिचर्ड के बाप बनने की कोशिश मत करो, अगर कोई मेरे बेटे को परेशान कर रहा है तो मैं उसे संभाल सकता हूँ। फिर रिचर्ड कहता है आप दोनों का ख्याल रखना ही मेरा काम है, आप इसी बात के तो पैसे देते हैं। फिर बैक कहता है तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि तुम्हें भी गोली लग सकती है, लेकिन रिचर्ड को गोलियों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम देखते हैं वर्जीनिया में एक बूढ़ा एक सोल्जर के घर पर आकर दरवाजा खटखटाता है। फिर जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर से दो गुंडे उसके पड़ोसी को लेकर अंदर आ जाते हैं। फिर अंदर आते ही वो उस बूढ़े को ठोक देते हैं। तभी उनमें से एक आदमी जूलियस के पास फोन करता है और कहता है कि अब ये फौजी हमारे कब्जे में है, हमारे बाकी के साथी भी शिकागो से आते ही होंगे। अब कहानी जाती है शिकागो में, जहाँ पर नीली रहा करती थी। दोस्तों अगर आप लोग नीली के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये रिचर्ड की पक्की वाली दोस्त है और उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये किसी को भी मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती। ये भी फौज में थी और हर मिशन में रिचर्ड के साथ होती थी। इस समय नीली अपने घर में थी और अपने लिए कॉफी बना रही थी। तभी उसको बाहर से किसी के आने की आहट होती है। फिर वो गौर करती है कि दो गुंडे हाथ में गन लिए उसी को मारने के लिए आए हुए हैं, लेकिन तभी ओवन का टाइम खत्म हो जाता है और उसमें से बजर बजता है, जिसके कारण वो दोनों गुंडे अलर्ट हो जाते हैं। फिर वो दोनों दबे पांव किचन की तरफ जाने लगते हैं। फिर उनमें से एक गुंडा जैसे ही किचन के अंदर जाता है, नीली गरम गरम कॉफी वाले कप से उसको हिट करती है। फिर वो भागकर अपने कंप्यूटर के पास जाती है और उसमें से प्रिंट के लिए एक कमांड देती है। फिर प्रिंटर में से जैसे ही प्रिंट निकलने शुरू हो जाते हैं, वो दोनों किलर प्रिंटर के पास पहुंच जाते हैं। फिर मौका देखकर नीली भागकर अपने ऑफिस में जाती है क्योंकि उसकी गन वहीं पर पड़ी थी। फिर वो अपनी गन लेती है और उनमें से एक किलर को ठोक देती है। दूसरे वाला भागकर कहीं छिप जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों किलर सोल्जर को पीट रहे थे। फिर वो पूछते हैं कि तुमको जूलियस की कार की नंबर प्लेट किसने ट्रेस करने के लिए कहा था, लेकिन वो फौजी नहीं बताता कि रिचर्ड ने कहा था। दोस्तों ये वही फौजी है जो 110th यूनिट में काम करता है और रिचर्ड ने इसको ही जूलियस की कार की नंबर प्लेट का पता लगाने के लिए कहा था। फिर जूलियस अपने आदमियों को कहता है कि ये फौजी अपनी जुबान नहीं खोलेगा, एक काम करो इसको चीर कर इसकी आंतड़ियां बाहर निकाल दो, मैं इसको आसान मौत नहीं दूंगा। दूसरी तरफ नीली ने भी दूसरे किलर के पेट में गोलियां मार दी थी। फिर वो किलर कहता है प्लीज तुम 911 पर कॉल कर दो, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। फिर नीली खाने का सामान लेकर उसके सामने ही बैठ जाती है
है और उसको मरता हुआ देखने लगती है। वो किलर फिर से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज 911 पर कॉल कर दो। लेकिन अब की बार नीली कहती है कि एक शर्त पर, पहले तुम मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा था। फिर वो बताता है कि हमें कास्ट पोलोस ने हायर किया था ये पता करने के लिए कि तुम बिल्लू नशेड़ी, पॉली और ड्यूक को क्यों ढूंढ रही थी। फिर नीली रिचर के पास फोन करती है और बताती है कि 2 प्रोफेशनल किलर्स ने मुझे मारने की नाकाम कोशिश की है, क्या उनको क्वीन ने भेजा है। ये बात सुनकर रिचर कहता है, अगर उसने तुम्हारे पास 2 गुंडों को भेजा है तो इसका मतलब वो हर उस इंसान के पास गुंडे भेजेगा जिसने उसकी तलाश की। मुझे जाना होगा। वो गुंडा फिर से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज पुलिस या एम्बुलेंस को बुला दो। फिर नीली को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो 911 पर कॉल करके एड्रेस बताती है और बताती है कि हाईवे पर एक आदमी को गोलियां लगी है। फिर नीली उस गुंडे को कहती है कि 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, लेकिन तब तक तुम मर चुके होगे। दूसरी तरफ रिचर 110th ऑफिस में फोन करता है और कहता है कि मुझे ऑफिसर पावेल से बात करनी है, लेकिन ऑफिसर कहती है कि आज वो लेट हो गए हैं। वैसे तुम कौन बोल रहे हो। फिर रिचर बताता है कि मैं रिटायर्ड मेजर जैक रिचर बोल रहा हूँ। किसी को जल्दी पावेल के घर पर भेजो और कम से कम 3 बंदों को भेजना हथियारों के साथ। फिर जैसे ही रात होती है, बैक के घर पर जूलियस आ जाता है और गुस्से में बैक के पास जाता है। फिर वो पूछता है कि अब तुमने मिलिट्री में किससे पंगा लिया है, क्योंकि कोई गधा मेरे बारे में छानबीन कर रहा है। वो जो भी है 110th यूनिट से है। फिर बैक बताता है कि पहले रिचर भी 110th यूनिट में ही था। ये बात सुनकर जूलियस कहता है, जाओ पोली और उसकी खोपड़ी उड़ा दो। फिर जब पोली उसके रूम में जाता है तो देखता है कि रिचर वहाँ पर है ही नहीं। खिड़की में से झांकने पर पता चलता है कि वो वहाँ से भाग गया। फिर रिचर जाता है गैराज में और वहाँ से एक कार की चाबी लेकर बाकी की सभी कारों के टायर पंचर कर देता है। फिर वो एक कार लेकर गैराज का दरवाजा तोड़कर बाहर आता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जूलियस के आदमी उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। गोलियों के बीच से होता हुआ रिचर घर का दरवाजा तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। फिर थोड़ी दूर जाकर उसकी कार खराब हो जाती है, इसलिए वो सुसैन के पास कॉल करके उसको हेल्प के लिए बुलाता है। तभी जूलियस के गुंडे एटीवी लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। फिर सुसैन भी रिचर को बचाने के लिए जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती है। इतने में रिचर भागकर जंगल के बीच में चला जाता है। फिर वो गुंडे रिचर के पीछे पीछे जंगल में ही आ जाते हैं, लेकिन रिचर लगातार उन पर गोलियां चलाकर 2 गुंडों को ठिकाने लगा देता है। फिर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और अचानक से आकर एटीवी की लाइट पर गोलियां मार देता है। फिर उन गुंडों को लगता है कि रिचर भाग गया, लेकिन रिचर भागा नहीं था, बल्कि वो पास में पड़े कीचड़ को अपनी बॉडी पर लगा लेता है ताकि वो अंधेरे में दिखाई ना दे। फिर वो गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाता है और घात लगाकर उन दोनों को भी मार देता है। फिर रिचर चलते चलते पास के एक गांव में पहुंच जाता है और देखता है कि पूरा का पूरा गांव बंद पड़ा है, लेकिन एक लॉन्ड्री शॉप अभी भी खुली थी। फिर वो उस लॉन्ड्री शॉप के अंदर जाता है और पैसे देकर कहता है शॉप क्लोज करने का समय हो गया है। दूसरी तरफ जब पॉली जंगल में आता है तो देखता है कि उसके सारे आदमी मारे गए। फिर वो रिचर को ढूंढते ढूंढते गांव में भी पहुंच जाता है, लेकिन रिचर का कहीं भी नामो निशान नहीं था, इसलिए वो वापस चला जाता है। उस समय रिचर लॉन्ड्री शॉप के अंदर अपने कपड़े धो रहा था। तभी वो बूढ़े पति पत्नी रिचर के लिए कॉफी बनाकर लाते हैं। रिचर कहता है आज काफी दिनों बाद अच्छी कॉफी पी है, वरना अमीरों के घर में तो बिल्ली के पिछवाड़े से निकली हुई कॉफी ही पीने को मिलती थी। अगले सीन में हम देखते हैं पॉली जब घर वापस लौटता है तो जूलियस को जाकर बताता है कि रिचर ने अपने सारे आदमियों को मार दिया है। फिर वो पॉली को कहता है कि जाकर रिचर को लेकर आओ। बैक कहता है मेरे बेटे को इन सबसे दूर रखो, रिचर को मैंने हायर किया था, लेकिन जूलियस उसको चुप रहने के लिए कहता है। इतने में पॉली रिचर्ड को लेकर आ जाता है। फिर वो रिचर्ड के सामने ही उसके बाप के कान के नीचे एक थप्पड़ देता है और कहता है कि आज मेरा पूरा दिन मूड खराब रहा है, इसलिए अब मुझे एंटरटेनमेंट की जरूरत है। फिर वो अपनी पॉकेट में से एक गन और एक गोली निकालता है और टेबल पर रख देता है। फिर वो रिचर्ड को फोर्स करता है कि चलो रशियन रूलेट खेलकर मेरा मनोरंजन करो। फिर वो गन के अंदर गोली डालने लगता है, लेकिन बैक उसके सामने गिड़गिड़ाता है कि प्लीज तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो। लेकिन जूलियस कहता है अगर तुम चुप नहीं हुए तो खेलने की बजाय मैं सीधा ही ठोक दूंगा। फिर वो रिचर्ड के हाथ में गन थमा देता है और कहता है जल्दी कर, लेकिन रिचर्ड जूलियस की तरफ ही गन तान देता है। जूलियस कहता है अब तुम में इतना दम आ गया कि तू मुझे मारेगा, तेरे पास मुझे मारने के लिए सिर्फ 20% चांस है, और मान ले तूने मुझे मार भी दिया तो पोली पहले तेरे बाप को मारेगा और फिर तुझे। तू भी अपने बाप की तरह लाचार है, चल अब तू इस गन को अपनी खोपड़ी पर रख और दबा दे घोड़ा। फिर रिचर्ड अपने सिर पर गन रखकर घोड़ा दबा देता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि गोली नहीं चलती। फिर जूलियस कहता है अब दोबारा ट्राई कर, और फिर तीसरी बार, तुम्हें रुकना नहीं है। फिर बैक चिल्लाकर कहता है प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। ये बात सुनकर जूलियस
जूलियस उसके हाथ से गन ले लेता है और कहता है कि मुझे मैचिंग सेट पसंद है। उसका इशारा रिचर्ड के दूसरे कान की तरफ था। दूसरी तरफ सुसैन रिचर्ड को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। फिर विल कहता है कि अब तो हद हो गई है, क्या हम रशियंस के साथ भिड़ेंगे? एक काम करते हैं, हम अपनी पूरी टीम लेते हैं और उनके अड्डों पर छापा मारते हैं। फिर हम उनका सारा माल जब्त कर लेंगे और उन सबको अंदर डाल देंगे। फिर रिचर्ड कहता है कि मैं बैग के घर से कई घंटों पहले भागा था, अब तक तो उन्होंने सभी बंदूकें वहां से निकाल ली होंगी। अब सुसैन परेशान हो जाती है और कहती है कि हमें तो अब तक टेरेसा का भी पता नहीं चला। एक काम करते हैं, हम एटीएफ को बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि तुम्हारा एक एजेंट मारा गया है। फिर उनको ही बैग के घर पर हमला करने दो, तभी कोई अपनी जुबान खोलेगा। लेकिन रिचर्ड कहता है कोई भी अपनी जुबान नहीं खोलेगा। फिर टेरेसा जहां पर है वहीं पर मारी जाएगी। तभी विल के पास एक मैसेज आता है और वो पढ़कर बताता है कि उस नंबर की डिटेल आ गई है। उस नंबर से बहुत सारे फोन पोर्ट रोम में किए गए हैं। सुसैन कहती है वहां पर तो बहुत सारे घर हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं है। तभी रिचर्ड के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है कि वहां पर बहुत सारी बोट्स भी हैं। ये नंबर बबलू छिछोरे का है, चलो वहां चलते हैं। फिर वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारी बोट्स खड़ी थी। फिर रिचर्ड और सुसैन तैरकर उस बोट के अंदर जाते हैं जो पानी के बीचों बीच थी। उस समय बोट पर कोई नहीं था। फिर वो लोग अंदर जाकर देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि टेरेसा को यहीं पर रखा गया था, उसे ड्रग्स देकर बांधा गया था। इतने में बबलू छिछोरा भी वहां पर आ जाता है, लेकिन तभी उसे शक हो जाता है कि जरूर बोट के अंदर कोई आया था। फिर जब वो अंदर आता है तो सुसैन उस पर हमला कर देती है। फिर हाथापाई में गलती से वहां पर आग लग जाती है और रिचर्ड उस जलती हुई आग में और भी तेल छिड़क देता है। सुसैन कहती है बता टेरेसा कहाँ है? छिछोरा कहता है जा नहीं बताऊंगा, लेकिन रिचर्ड उसके पांव में जोर से कुल्हाड़ी मारता है और कहता है कि अब तो तेरा बाप भी बताएगा। फिर बबलू छिछोरा बताता है कि जूलियस उस लड़की को यहाँ पर रखने के हर रोज के $1000 देता था, लेकिन अब उसको किसी पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए अब वो उस लड़की को कहाँ ले गया किसी को भी नहीं पता। मुझे जो पता था मैंने बता दिया, अब इससे पहले कि बोट ब्लास्ट हो जाए प्लीज मुझे जाने दो। फिर रिचर्ड और सुसैन उसको मरने के लिए वहीं पर छोड़ देते हैं और खुद वहां से चले जाते हैं। तभी कुछ ही देर में उस बोट में ब्लास्ट हो जाता है। फिर किनारे पर जाकर रिचर्ड कहता है सनस्क्रीन पैक कर लो, हम लॉस एंजलिस जा रहे हैं। अब रिचर्ड वहां पर जाकर क्या करने वाला है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, जो कि 1 हफ्ते बाद आएगा।